हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग भी एक बिजनेस या फिर एक स्टार्टअप को प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन स्टार्टअप 0 to 1 की वो 6 लर्निंग्स जो आपके बिजनेस को सक्सेसफुल करने में मदद करेगी। पीटर थाइल ने ये किताब अपने स्टूडेंट्स ब्लेक मास्टर्स के साथ लिखी थी। पीटर थाइल पेपाल और पैलेंटियर जैसी कंपनीज के को फाउंडर हैं। इसके अलावा वो टेस्ला और फेसबुक जैसी कंपनीज में इन्वेस्टर भी है। पीटर थाइल इस बुक में हमें डिटेल में बताते हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेस किस प्रकार ऑपरेट होता है, और अगर हमें प्रोग्रेसिव फ्यूचर की तरफ बढ़ना है तो हमें स्टार्टअप्स को किस प्रकार प्लान करना पड़े। तो हमारी पहली लर्निंग है क्रिएट समथिंग न्यू। कहने का मतलब कुछ नया बनाना। सक्सेसफुल बिजनेस केवल एक ही बार होता है और फिर बाकी सारी कंपनियां उसी बिजनेस को कॉपी कर। अब कॉपी करने से आप 0 to N तो पहुंच जाओगे, लेकिन 0 to 1 पहुंचने के लिए आपको कुछ नया बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ड्रीम 11 को ले लें। ड्रीम 11 के फाउंडर्स हर्ष जैन और भाविश सेठ ने इंडिया की पहली स्पोर्ट्स फैंटेसी की ऐप क्रिएट करी। अब ड्रीम 11 की सक्सेस को देख के काफी सारे कॉम्पिटिटर्स ने उसको कॉपी करने की कोशिश करी, जैसे माई 11 सर्कल, माई टीम 11 और हाउस एड। अब ये चाहे कितने ही 100 ऐप बना ले ड्रीम 11 के जैसे, बट ये उन्हें 0 to N लेके जाएगा, लेकिन 0 to 1 कभी नहीं। कंपनीज को आगे बढ़ना है तो उन्हें कुछ नया क्रिएट करना पड़ेगा, और इन फ्यूचर वो एक चीज जो आपको 0 to 1 लेके जाएगी वो है टेक्नोलॉजी। हमारा जो फ्यूचर है वो प्रोग्रेसिव फ्यूचर है, और प्रोग्रेस दो प्रकार की होती है, एक वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस या फिर ग्लोबलाइजेशन या फिर कॉपी करना। जैसे किसी एक कंपनी ने एक टाइपराइटर बनाया और फिर बाकी 100 अलग कंपनीज ने वैसे ही 100 अलग अलग टाइपराइटर्स बना दिए, जैसे चाइना करती है। चाइना वो हर चीज देखती है जो वेस्ट में काम करी है, और उसके बाद उसी चीज को चीप लेबर की मदद से अपनी कंट्रीज में प्रोड्यूस करती है। दूसरा प्रोग्रेस होता है वर्टिकल प्रोग्रेस, यानी कुछ नया क्रिएट करना या फिर टेक्नोलॉजी। जैसे कि एक कंपनी ने टाइपराइटर बनाया, फिर दूसरी कंपनी ने टेक्नोलॉजी की मदद से एक वर्ड प्रोसेसर बना दिया, जैसे यूएस की सिलिकॉन वैली कर रही है। अब अगर हम ग्लोबलाइजेशन को अच्छा भी मान लें तो ग्लोबलाइजेशन बिना टेक्नोलॉजी के अनसस्टेनेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अगले 2 दशक में चाइना अपना एनर्जी प्रोडक्शन डबल भी करता है तो उसका पॉल्यूशन भी डबल हो जाएगा। इसलिए इन फ्यूचर अगर कंपनीज को आगे बढ़ना है तो उन्हें टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ नया क्रिएट करना पड़ेगा। हमारी दूसरी लर्निंग है एस्केपिंग परफेक्ट कंपटीशन एंड एंटरिंग अ मोनोपोली। कहने का मतलब परफेक्ट कंपटीशन तब होता है जब डिमांड और सप्लाई दोनों मिल जाते हैं। ऐसे में जो कंपनी होती है वो अपना मनचाहा प्राइस चार्ज नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के तौर पे आप एयरलाइंस को ले लीजिए। एयरलाइंस के पास ऑफर करने के लिए केवल एक सीट ही होती है। अब अगर एयरलाइंस अपना प्राइस थोड़ा भी ऊपर नीचे करेगी तो उनका कस्टमर किसी दूसरी एयरलाइंस के पास चला जाएगा, और ऐसे बिजनेस लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ मोनोपोली का मतलब होता है कि आप अकेले ऐसे बिजनेस हो जो वो पर्टिकुलर सर्विस या पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो। अब यहाँ पे आयरनी की बात यह है, जो परफेक्ट कंपटीशन की कंपनियां होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को बाकी कंपनी से अलग बताती हैं। वहीं जो कंपनीज एक्चुअल में मोनोपोली होती हैं वो हमेशा ये बात लोगों से छिपाती हैं कि वो मोनोपोली है, क्योंकि अगर वो ऐसा करती हैं तो उन पे गवर्नमेंट इंक्वायरी या फिर ऑडिट भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे गूगल को ले लें। गूगल एक टेक जायंट है। अगर हम गूगल को एज अ सर्च इंजन कंसिडर करें तो एज ऑफ मई 2014 गूगल के पास 68% मार्केट शेयर था। वहीं उसके राइवल्स माइक्रोसॉफ्ट बिंग के पास 18% और याहू के पास 19%। लेकिन अगर हम इसी गूगल को एज एन एडवर्टाइजिंग कंपनी के तौर पे देखें तो पूरे दुनिया का ग्लोबल एडवर्टाइजिंग बजट था $495 बिलियन, जिसमें से गूगल के पास केवल 3.4% है। और वहीं अगर गूगल के हम दूसरे प्रोडक्ट्स में घुसें, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स या वेरेबल्स या फिर मोबाइल फोन्स, तो वहां उसका मार्केट शेयर और भी ज्यादा कम है। इसी के साथ साथ ऐसी मोनोपोलीज जिन्होंने प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करी वो भी कभी आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे आप नोकिया का एग्जांपल ले लें। नोकिया एक टाइम पे मोबाइल फोन जायंट था, उसके पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर था, लेकिन उसने एक गलती करी, उसने प्रोग्रेस करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से आज वो मोबाइल मार्केट शेयर में सबसे पीछे है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम मोनोपोलीज कैसे क्रिएट करेंगे
जबकि हमारा जो दिमाग होता है उसे बचपन से compete करने के लिए बनाया जाता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कंपटीशन एक ज़रूरत है, और जितना ज़्यादा हम एक दूसरे से compete करते हैं उतना ज़्यादा हमारा नुकसान होता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अपने क्लासमेट्स के साथ कंपटीशन करो जिससे तुम्हें अच्छे ग्रेड्स मिले। एक ही सब्जेक्ट सारे स्टूडेंट्स को एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है, जबकि हर बच्चे का टैलेंट अलग होता है। जो बच्चे पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाते उन्हें इन्फीरियर फील करवाया जाता है, और वही जो बच्चे पढ़ाई में अच्छा करते हैं उन्हें अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब यही अच्छा पढ़ना इन बच्चों की एक नकली आइडेंटिटी बन के रह जाता है। ये बच्चे फिर बहुत आसानी से अपने करियर में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब ये हायर एजुकेशन या फिर सीनियर मैनेजमेंट के लिए जाते हैं तो वहां इनका कंपटीशन इन्हीं के जैसे बच्चों से होता है जिनका टैलेंट भी केवल अच्छा पढ़ना ही है। वहां जाके ये बच्चे चोक कर जाते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे इसे ऐसे समझिए कि एक जंगल है, वहां पर दो जानवर है, एक हाथी और एक बंदर। इन दोनों जानवर का एक एग्जाम होता है, और एग्जाम में इन्हें बोला जाता है कि जो सबसे तेज पेड़ पे चढ़ेगा वो जीतेगा। अब बंदर तो बहुत आसानी से पेड़ पे चढ़ जाता है तो उसे बहुत प्रशंसा मिलती है, वही हाथी की सब बुराई करते हैं क्योंकि वो जगह से हिल भी नहीं पाता। अब यही बंदर जब बड़ा होता है तो इसे फिर से पेड़ पे चढ़ने के लिए बोला जाता है, लेकिन इस बार उसी पेड़ पे इसके जैसे कई और बंदर होते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम ज्यादा कंपटीशन पे फोकस करेंगे तो हम कभी अपना प्रोडक्ट अच्छा बना ही नहीं पाएंगे। हमारी तीसरी लर्निंग है वैल्यू। आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस प्लान करते समय या स्टार्टअप प्लान करते समय ये सवाल अपने आप से बार बार पूछना है कि क्या ये बिजनेस 10 साल बाद भी ऐसा ही रहेगा। क्योंकि बिजनेस खोलने के बाद अगर आपकी कंपनी की वैल्यू डाउन भी जाती है, लेकिन आपको आपकी कंपनी की रियल वैल्यू पता है, तो आप उस पर लगातार काम करते रह सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको जोमैटो का दे सकता हूँ। जोमैटो एक फूड डिलीवरी ऐप है जिसकी वैल्यूएशन बहुत कम है, लेकिन इन्वेस्टर्स ने इसमें भर भर के पैसा डाला है, क्योंकि उन्हें पता है कि जोमैटो की जो अभी वैल्यू है वो कुछ भी नहीं है, और इन फ्यूचर जोमैटो की वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाली है। वैल्यू क्रिएट करते समय आपको सबसे पहले एक स्मॉल मार्केट से स्टार्ट करना है। आप एक स्मॉल मार्केट में एंटर करो और उसे कंप्लीटली डोमिनेट कर दो, जैसे अमेजोन ने करा। अमेजोन ने अपनी शुरुआत बुक्स बेचने से करी थी, फिर उसने उस मार्केट को कंप्लीटली डोमिनेट कर दिया, और उसके बाद वो सीडीज टीवीडीज बेचने लगा, और फिर समय के साथ साथ उसने ग्रोथ पकड़ी और आज अमेजोन हर चीज बेच रहा है। हमारी चौथी लर्निंग है हाउ टू फाइंड एन आइडिया। अब आइडियाज को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला, कन्वेंशनल या फिर इजी। ये वो सारे आइडियाज होते हैं जो कि इतने आसान होते हैं कि कोई इन्हें करना ही नहीं चाहता। हमें बचपन से ही ऐसा बताया जाता है कि जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं वो सारी हो चुकी हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें खोजनी बाकी थी वो खोजी जा चुकी हैं। यहाँ तक कि हम जो मैप उठा के देखते हैं उस पर भी कुछ अनएक्सप्लोर्ड नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे ढूंढने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए हम वो नहीं कर पाते। दूसरे होते हैं सीक्रेट या फिर हार्ड आइडियाज। इनके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तीसरे होते हैं सीक्रेट या फिर इम्पॉसिबल आइडियाज, जैसे कि टाइम ट्रैवल या फिर टेलीपोर्टिंग। ये सारे आइडियाज कभी पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करते हैं सीक्रेट या फिर हार्ड आइडियाज के लिए। अगर आपको एक सक्सेसफुल स्टार्टअप चाहिए तो आपको एक ऐसे ही सीक्रेट की जरूरत है। अब एक ऑर्डिनरी पर्सन को जो चीजें आम लगती हैं वो एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक सीक्रेट हो सकता है। जैसे कि आम आदमी के लिए एक टैक्सी बिजनेस एक नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, लेकिन उबर ने नेटवर्किंग की मदद से उसी टैक्सी बिजनेस को एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस में बदल दिया। अब सीक्रेट ढूंढने के दो प्रकार होते हैं। सीक्रेट ऑफ नेचर, उसके लिए आपको पूरा फिजिकल वर्ल्ड छानना पड़ेगा, और दूसरा होता है नेचर ऑफ पीपल। वो सारी चीजें जो लोग अपने बारे में नहीं जानते हैं या फिर बताना नहीं चाहते। आपको भी अगर सीक्रेट चाहिए तो आपको भी ऐसी जगह पे ढूंढना है जहां पे और कोई नहीं ढूंढ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे फिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और कई सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज में उसका मेजर होता है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी उसकी मास्टरी होती है। वहीं अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो इंपॉर्टेंट तो न्यूट्रिशन भी है, लेकिन क्या हार्वर्ड में उसकी मास्टरी होती है? इसका जवाब है नहीं। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन पे जितनी भी बड़ी बड़ी रिसर्च या स्टडीज हुई हैं ये आज से 20 साल पुरानी है। अच्छी कंपनियां ऐसे ही सीक्रेट्स को ढूंढकर उन पर काम करती हैं। हमारी पांचवी लर्निंग है
फाउंडेशन। कंपनी की शुरुआत में ही आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो सही करनी होगी, वरना आपकी कंपनी फेल हो जाएगी। चीजें जैसे किसी गलत पार्टनर के साथ बिजनेस स्टार्ट करना, या फिर ऐसे लोगों को हायर करना जिन्हें कंपनी के गोल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी गलतियां आपकी कंपनी को बहुत आसानी से डुबा सकती हैं। इसलिए आप ऐसे ही लोगों को हायर करें जिन्हें साथ काम करने में मजा आए और जिन्हें कंपनी के गोल से फर्क पड़े। कंपनीज में झगड़े भी होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि जब कलीग सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए compete करने पड़ते हैं। इसलिए आपको ये बात का ध्यान रखना है कि हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग बांट दिया जाए। इससे उन लोगों के बीच में कभी झगड़ा नहीं आए। हायरिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल था पेपाल। पेपाल वो चुनिंदा रिवॉल्यूशनरी लीडर्स की एक कंपनी थी जिनके आइडियाज आज आप देख सकते हो। पेपाल 2000 में एलन मस्क की x.com के साथ मर्ज हुई। इसके बाद 2002 में पेपाल को ईबे को 1.5 बिलियन डॉलर्स में बेच दिया गया। पेपाल में पीटर के जो कलीग्स थे जैसे एलन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां बनाई। वहीं राइड हॉफमैन जिन्होंने लिंक्डइन बनाया, और स्टीफन चेन, चैड हार्ली और जावेद करीम ने यूट्यूब बनाया। हमारी छठी और आखिरी लर्निंग है सेल्स। सेल्स को कभी भी दो मैट्रिक्स पे मेजर करा जाना चाहिए। पहला CLV यानी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, मतलब कोई कस्टमर आपसे पूरे लाइफ टाइम में कितने का सामान खरीद रहा है। और दूसरा CAC कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कि एक कस्टमर को आपके पास लाने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनना है तो कभी भी आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू आपके कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि वो सारी कंपनीज जिन्होंने टेक्नोलॉजीज की मदद से कुछ नया क्रिएट करा। ऐसी एक कंपनी है एप्पल का एक कॉलेज ड्रॉप आउट जो नहाता भी नहीं था, जिसे उसी की बनाई कंपनी ने 1985 में निकाल दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स के बारे में। 1997 में जब एप्पल बैंकरप्ट होने वाली थी, तब एप्पल ने स्टीव जॉब्स को वापस अपॉइंट करा। जब माइकल डेल, जो कि डेल के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनसे पूछा गया कि अगर आप एप्पल के CEO होते तो आप क्या करते, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं एप्पल को बंद कर देता और उसका सारा पैसा शेयर होल्डर्स को वापस कर देता। लेकिन स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ नया क्रिएट करा। उन्होंने 2001 में आईपॉड लॉन्च करा, 2007 में आईफोन और 2010 में आईपैड। ये थी हमारी 0 to 1 की बुक समरी। अगर मैं बुक की समरी को एक लाइन में बताऊं तो आपको टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ऐसा न्यू क्रिएट करना पड़ेगा जिसे आप स्मॉल मार्केट में लॉन्च करोगे, परफेक्ट कंपटीशन को एस्केप करोगे और मोनोपोली क्रिएट करके प्रॉफिट्स कमाओगे। अब आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरीके की वीडियोस हर मंडे को डालता हूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।